भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का टाइम है, छोटा सा वीडियो है, मजेदार वीडियो है, आते तक बने रहिएगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है। और ये रिकॉर्डिंग देकर आप जाएंगे, आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। मैं बात कर रही हूँ News 24 चैनल पर एक इंटरव्यू आया था, और देखने वाला इंटरव्यू। और वो इंटरव्यू कांग्रेस के एक प्रवक्ता है जो बहुत ज्यादा जो है तपस्वी है, उनका इंटरव्यू था। और उनसे जब बात की गई तो वो देखने वाला एक चीज ये थी कि उस पूरे इंटरव्यू में जो डींगे, जिस लिमिट की डींगे हाँकी गई हैं, जिस ऊंचाई की डींगे हाँकी गई, जिस नीचता की डींगे हाँकी गई है, उन डींगों को सुन करके जो एक गाली वाली आंटी है कांग्रेस में, जो किसी भी हद तक चली जाती है गाली देने के टाइम पे, उनको भी शर्मा आ जाए। और राहुल गांधी, उनको भी शर्मा आ जाएगी। क्योंकि पत्रकार ने पवन खेड़ा के साथ में ना एक रैपिड फायर राउंड जो होता है ना, धड़ाधड़ धड़ाधड़ वाला जो होता है, जिसमें आपको जवाब देने होते हैं, वो सवाल करने जा रहे किए जा रहे थे। और सवाल देते थे जो पवन खेड़ा है, उनके दिल की धड़कन, उनका दिमाग और उनकी जबान, ये तीनों चीजों के बीच में कहीं पे कोई कनेक्शन नहीं। और वो उनका जो मन आ रहा था, उल्टा सीधा जवाब वो दे रहे। उनसे पूछा गया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि कुड हैव बीन बेटर। फिर उनसे पूछा गया कि 26/11 आतंकी हमले के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सक्सेस उन्होंने कहा कि सक्सेस व्हाट वी डिड आफ्टर, हमने उसके बाद जो किया था उसको, वो सक्सेसफुल कितना था। मतलब जो उन्होंने कहा दैट वाज वेरी ब्रेव, बट ऑपरेशन सिंदूर जो है इट कुड हैव बीन बेटर, वो उन्होंने बोला है। और जो उनका अपना सक्सेस था, उसके बाद में जो उन्होंने बाद में काम किया था और क्या काम किया था, वो उसके बारे में उन्होंने बताया था। सवाल ये उठता है कि 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया। पवन खेड़ा जी को ये बताना चाहिए कि आखिर कांग्रेस ने उस समय किया क्या, ऐसा क्या कर दिया था। क्या उन्होंने कोई, कांग्रेस ने कोई बड़ी कार्रवाई की थी, कोई बड़ा ऑपरेशन जो है पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दिया था, पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब दिया था, क्या आतंकियों के खिलाफ जिन्होंने अटैक किया था, कोई रणनीति जो है बनाई गई थी, कुछ किया गया था सिवाय दो चीजों के, पार्टी करने के और शेरवानी बदल बदल कर आके इंटरव्यू देने के। पवन खेड़ा जी को याद हो या ना हो, लेकिन मुझे याद है, और मैं सबको याद दिलाना चाहूंगी कि देश में जिस समय इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उस समय जो नेता प्रतिपक्ष आज के हैं, उस समय के भी जो राहुल गांधी जो थे, वो शहजादे, कांग्रेस के जो शहजादे हैं, वो पार्टी कर रहे थे। राजनीतिक पार्टी नहीं, वो पार्टी कर रहे थे। और शिवराज पाटिल जो उस समय के गृह मंत्री थे, वो धड़ाधड़ सूट चेंज कर रहे थे, क्योंकि इंटरव्यूज उनको बहुत सारे देने थे, बहुत सारे जो उनके माइक्स उनके सामने लगे। और अगर कोई इसको सक्सेस कहता है, तो वो पवन खेड़ा जैसे लोग ही कह सकते हैं। और पवन खेड़ा जो है ना, कई सालों से तपस्या में है। और जब तपस्या करते हैं, उनके खुद ही उन्होंने बोला है कि मैं तपस्या कर रहा हूँ। और तपस्या में क्या होता है ना, कि खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का कोई सुध बुध रहती नहीं। और शायद यही एक रीजन है कि 26/11 के बाद जो सरकारी कार्रवाई हुई है, उसको कहते हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल। पर ये मानना पड़ेगा, ये हमको मानना पड़ेगा कि ऐसा करने के लिए ना एक अलग लेवल की, उनकी जो बातें उन्होंने की ना, एक अलग लेवल की ना बेशर्मी चाहिए। और ये संयोग देखिए कि वो बेशर्मी जो है ना, पवन खेड़ा के अंदर फूट फूट कर भरी। अभी पवन खेड़ा ने अपने कंधे के ऊपर ले लिया कि वो बेशर्मी की कौन सी हदें वो पार कर सकते हैं, वो करते चले जाए। और ये कि ये बात अच्छा अभी निकली है ना, तो दूर तलक जाएगी, अब यहाँ पे तो रुकेगी नहीं, क्योंकि इंटरव्यू उन्होंने जिस तरीके का दिया, उसके बाद हम तो सवाल करेंगे, हम तो सवाल पूछेंगे। कांग्रेस अगर कहीं, ऐसा तो नहीं कि इस बात के साथ सक्सेस तो नहीं बता रही कि हमले का जो लाइव टेलीकास्ट था, उसको वो रोक नहीं पाई थी। लाइव टेलीकास्ट हो रहा था उस समय हमले का, उसको कांग्रेस रुकवा नहीं सकी। या फिर वो इस बात को अपना सक्सेस मानती है कि एनएसजी के जो कमांडोज थे, वो घटनास्थल पर देर से पहुंचे, या घटनास्थल पर उनको देर से पहुंचाया गया। वो इस बात को सक्सेस मानते हैं कि पाकिस्तान को जो है, उन्होंने एक मोटा सा डोजियर, इतना मोटा सा एक डोजियर था, वो उन्होंने दे करके अपना हाथ जो है ऐसे करके झाड़ लिया। और हाथ की बात इसलिए क्योंकि कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है ना, वो भी तो हाथ है। तो उन्होंने वो हाथ झाड़ लिया था। और अमेरिका के जो एक्स प्रेसिडेंट है बराक ओबामा, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, और बुक में उन्होंने ये चीज बताया है कि
उस समय जो देन प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमेशा मौन रहते थे, उनसे पूछा था बराक ओबामा ने कि 26/11 के बाद में जो इतना बड़ा अटैक हुआ था, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो मनमोहन सिंह ने जो है बहुत बेशर्मी के साथ ही मैं बोलूं कि उन्होंने कहा था कि क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन हमारे सर के ऊपर थे और हम नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को मुसलमानी वोट का जो है नुकसान हो। अगर कोई कार्रवाई होती तो ये डर था कि मुसलमान जो वोट है वो उनके हाथ से निकल जाएगा। इस डर के मारे जो है हम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया था, हम लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। ये कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया। कांग्रेस सत्ता में आ गई और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कहीं दूर ना जाए, उनके साथ में फिर वापस आ गया। इसको सक्सेस ही तो बोलेंगे। इट वॉज अ बिग सक्सेस। इसको अगर सक्सेस नहीं बोलेंगे, पवन खेड़ा नहीं बोलेंगे, तो और किसको बोलेंगे? और इस मामले में जो पवन खेड़ा से मैं भी सहमत हूँ, हम भी सहमत है, क्योंकि शायद खेड़ा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 26/11 आतंकी हमले को जो है ना, भगवा आतंकवाद का नाम दे दिया गया। बुक पूरी रिलीज की थी, दिग्विजय सिंह ने बुक रिलीज की थी, क्योंकि 26/11 का जो आतंकी हमला था उसके बाद तमाम जगहों पर जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए, लगातार एक सीरीज बन गई थी बॉम्ब ब्लास्ट की। और उसके बारे में अगर पवन खेड़ा भूल गए हो तो मैं याद दिला देती, डेट बाय डेट में याद दिला। 13 फरवरी 2010 पुणे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 7 दिसंबर 2010 वाराणसी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 13 जुलाई 2011 मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 7 सितंबर 2011 दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 21 फरवरी 2013 हैदराबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। सीरीज है, एक लाइन है जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और आतंकी हमले शायद उससे पहले नहीं होते थे, लेकिन एक कांग्रेस की देन थी कि 26/11 के बाद में लगातार आतंकी हमले हुए, और ये कांग्रेस की सफलता ही तो बोलेंगे। कांग्रेस की सफलता बोलेंगे कि वो इतनी ज्यादा जो है भारत को सुरक्षित कर पाई थी कि एक के बाद एक जो है बॉम्ब ब्लास्ट होते चले गए थे। और उससे पहले आतंकवाद का नामो निशान नहीं था, लेकिन इस 26/11 के बाद में आतंकवादियों का तो ऐसे लगा कि उनको पूरी की पूरी जमीन मिल गई थी। और ये जो खेड़ा है ना, चौड़े होकर बता भी रहे हैं, बहुत चौड़े होकर बता रहे, मगर पवन खेड़ा ना, पता है ये क्लास के उस तरीके का जो ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट होता है ना, जो बैक बेंचर होता है, रट्टा मार के आता है, उसको लगता है कि मैं ही बस अब तो क्लास में फर्स्ट आ जाऊंगा। लेकिन ऐसे बच्चे से जब कोई सवाल पूछा जाता है जो आउट ऑफ सिलेबस होता है, तो वो लड़खड़ाने लगता है, वो बोल नहीं पाता है। और जो मन में आता है वो इधर का उधर, उधर का इधर वो करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। तो या तो वो ये काम करेगा, या फिर खेड़ा जो है ना, जैसे सच उगलना शुरू कर देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से मारे जाते हैं। और पवन खेड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से में ही घूम रहे हैं, क्योंकि शायद पार्टी वालों ने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दिया हुआ है। अब वो स्पेशल ट्रीटमेंट उनको क्या मिला है क्या नहीं, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप देख लीजिए, मैं कोई बात नहीं करूँ। और बस ये पता है कि आजकल सुप्रिया मैडम की तरह पवन खेड़ा भी जो है ना, बहुत अनटॉलरेबल हो गए, इरिटेटिंग हो गए। उनको बर्दाश्त कर पाना अब जो है बहुत मुश्किल हो गया है। उनका जो मन में आ रहा है वो बकते चले जाते। 26/11 के बाद अपनी सरकार का जो उनका फेलियर था ना, उस फेलियर पर पर्दा डालते हैं वो। और पर्दा डालते हुए ऑपरेशन सिंदूर को कहते हैं कुड हैव बीन बेटर, थोड़ा सा बेटर वो हो सकता है। और वो ये बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है और किस तरीके से जो बेटर हो सकता था, ये उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। पवन खेड़ा जी से मैं एक ही सवाल पूछती हूँ, और क्या बेटर होना चाहिए? हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, अंदर घुस कर मारा है। पाकिस्तान के घमंड को चूर चूर कर दिया है, जो उसको चाइना से और अमेरिका से मिला। और क्या बेटर करना है? कम से कम पहलगाम हमले के बाद एक्शन तो लिया गया, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा एक्शन लिया गया। आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया 26/11 के हमले के बाद? कांग्रेस ने क्या किया? इसका सवाल
का जवाब जो है वो जो मन में आता है उस तरीके से बोल देते हैं, लेकिन उसमें क्या कि सिर्फ डोजियर डोजियर जो है वो खेला है कांग्रेस पार्टी। और अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं तो मुझे लगता है कि पवन खेड़ा जो है अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, और विपक्ष में बैठे रहने रहने की वजह से, और ये जो हार है ना, इससे उनका जो है मुझे लगता है कि पागलपन थोड़ा और शायद बढ़ता चला जा रहा है। और भारत की जो जनता है ना, वो पीएम नरेंद्र मोदी को ना हर बार जिताती है। उस जीत को वो कहते हैं कि वो घमंड का रूप देते हैं। उस जीत को, जो नरेंद्र मोदी को जीत मिलती है, उसको वो कहते हैं घमंड है। और जनता द्वारा कांग्रेस के जो लोग हैं वो जनता के द्वारा हराए जा रहे हैं। कांग्रेस का जो घमंड है ना, उसको कहते हो संघर्ष है, और जीत को कहते हो घमंड है। कांग्रेस बार बार हार रही है तो कांग्रेस संघर्ष कर रही है। और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कभी हार महसूस नहीं की है, उन्होंने ये भी बोला है। उन्होंने कभी हार महसूस नहीं किया है, और कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन में हार नहीं महसूस किया हो, वो, जिसने हार कभी अनुभव नहीं किया हो, वो भावनात्मक स्तर पर परिपक्व नहीं हो सकता है, मेच्योर नहीं हो सकता, इमोशनल लेवल पे मेच्योर नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है बार बार जीतते चले जा रहे हैं, जीतते चले जा रहे हैं। और उनको लगता है कि प्रधानमंत्री को लगता है कि बस जो है वही जनता उनको जो जिता रही है, और जनता बेवकूफ है जो उनको जिता रही है। अब इसमें प्रधानमंत्री का क्या दोष है? प्रधानमंत्री को अगर जनता जो है वो जिता रही तो क्या दोष है? वो कहते हैं कि एक बाय एक्सीडेंट ऑफ फेट जो है वो मुख्यमंत्री बन गए, और वो जीत कर तो नहीं बने थे, बाय एक्सीडेंट ऑफ फेट वो बन गए। और उसके बाद जो है वो जीते हैं, वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, वो आपके सामने हैं। इसीलिए वो बात जो है वो नहीं कह रहा है। ये बात जो है ना उनको, अगर आप तुलना कीजिए राहुल गांधी से, तो वो ये कहते हैं कि किस परिवार में राहुल गांधी जन्मे हैं, लेकिन वो संघर्ष कर रहे हैं, उसको वो कहते हैं कि वो संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष भी वो ऐसा करे राहुल गांधी कि अच्छे अच्छे लोगों की प्रेरणा बन जाएंगे। अच्छे अच्छे लोगों को वो प्रेरणा देने वाला संघर्ष कर रहे हैं, लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की किस्मत में अगर ये लिखा हुआ है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। फिर उन्होंने कहा कि 75 साल की उम्र के बाद में मैं चाहता हूँ कि वो संघर्ष देखें। पवन खेड़ा जी चाहते हैं कि वो अपनी, जो उनका जो हार है ना, उसको संघर्ष को संघर्ष बता रहे हैं। तो पवन खेड़ा को ये जान लेना चाहिए कि जनता जो है राहुल गांधी को बार बार क्यों नकारती है, राहुल गांधी को क्यों बार बार जो है मौका नहीं देती। एक बार भी मौका नहीं दिया है राहुल गांधी को जनता ने। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। राहुल गांधी को मौका देगी जनता अगर वो मेच्योर रख अपने आप को बने, अब अगर वो अपने आप को मेच्योर करेंगे, अगर वो अपने आप को बड़ा करेंगे। देखिए इसमें ना राहुल गांधी जो है की जो गलती है ना, मैं वो नहीं बोलूँ। वो शहजादे वो रहे हैं, उनका एक वो जो होता है ना सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, वो हमेशा रहा है। अगर उनकी पार्टी ने उनको मस्ती वाली पार्टी में ना जा करके राजनीतिक पार्टी में का ज्ञान और समाज का ज्ञान दिया होता, तो शायद राहुल गांधी भी जीत जाते, और यूं विपक्ष में लगातार वो नहीं बैठे। और सबसे बड़ा कारण जो राहुल गांधी का विपक्ष में बैठने का ये है, उनका बचपना। उनका बचपना जाता ही नहीं है, बुढ़ापा आ गया है। जवानी कहाँ चली गई पता नहीं चला, बचपना उनका जाता नहीं है, बुढ़ापा आ गया है। और पता नहीं वो राजनीति कब सीखेंगे, पॉलिटिक्स वो कब सीखेंगे। और ये जो पवन खेड़ा है ना, वो कहते हैं कि अगली बार उनके प्रधानमंत्री बनने का वो सपना संजो करके बैठे हुए हैं। वो दावा ठोक रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि राहुल गांधी जो है। अच्छा, उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कब बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि 2029 में, 29 में से पहले ही वो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। और जो एंकर था उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एक 3-4 सेकंड के वो भी शांत हो गए। और ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पवन खेड़ा। वो कह रहे हैं कि ये जो सरकार है वो चलने वाली नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी को, वो विपक्ष में बैठा हुआ देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भावनात्मक परिपक्वता नहीं है, और इतने सारे लोगों के साथ वो नहीं चल सकते। राहुल गांधी चल सकते, राहुल गांधी पद यात्रा कर सकते हैं तो बहुत सारे लोग उनसे जुड़ सकते हैं, लेकिन देश नरेंद्र मोदी के साथ में नहीं जुड़े। वाह पवन खेड़ा जी, वाह। सपने हो तो आपके जैसे हो, सपने अगर कोई देखना हो तो आपके जैसे देखे। और
खैर इंटरव्यू में तो जो पवन खेड़ा से सवाल किया, वो कांग्रेस की जो पार्टी है उसके लिए भी मेरे को लगता है कि कोई जवाब नहीं होगा उनके, जो जिस तरीके का इंटरव्यू उन्होंने दिया है। और वो ये कहते हैं कि मेरा सपना है, मेरी तपस्या है, बहुत बड़ा तपस्वी है ना वो। उनकी वो तपस्या है कि नरेंद्र मोदी जो है वो विपक्ष के बेंच पे जाकर के बैठे। वो उनको विपक्ष के बेंच पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं, और चाहते हैं, सपना उनका ये है कि राहुल गांधी यहाँ से बैठ करके नरेंद्र मोदी को उंगली दिखा करके बात करे, नरेंद्र मोदी की हर बात का वो जवाब दे, नरेंद्र मोदी से हर बात का सवाल हो। और वो कहते हैं कि अगर आपने मेरा ये सपना पूछा है तो मैं अपना सपना बता रहा हूँ, मेरी जो तपस्या है, मेरी तपस्या ये है, मेरा मकसद ये है कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बिठाना है, एक बार विपक्ष में बिठाना है। और जो इतना दर्द हम लोगों ने 10-11 साल जो हम लोगों ने बर्दाश्त किया है, वो चाहते हैं कि उस दर्द को नरेंद्र मोदी जो है वो भी बर्दाश्त करें, वो भी एक बार इसको एक्सपीरियंस करें। 10-11 साल का जो दर्द है ना, वो निकल करके पवन खेड़ा के मुंह से बाहर। और वो ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ साल जो है विपक्ष में बैठ कर रहे, विपक्ष में बैठे, विपक्ष को एक्सपीरियंस करें, विपक्ष में रहना कैसा हो। और पवन खेड़ा जो है ना, राहुल गांधी के जो चरण चाटुकार जो है ना, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को ताज, वो पहनाना चाहते हैं कि राहुल गांधी ताज पहने प्रधानमंत्री। लेकिन हकीकत जो है ना, वो सच्चाई से बहुत दूर, हकीकत जो है ना, सपने से बहुत दूर। और ऐसी ऐसा चीजें करके कांग्रेस की राजनीति में जो ये आकर के ना हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने करते हैं, दिन रात जो है वो अपना मुंह खोलते हैं और बताते हैं, गाली वाली आंटी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस तरीके से कांग्रेस को पूरा का पूरा खत्म करने का जो श्रेय है ना, जो ताज है, वो इन दोनों के सर पे तो जरूर जाने। राहुल गांधी के ऊपर तो है ही, ओनस तो है ही है साथ इनके लिए भी। पवन खेड़ा ने जो इंटरव्यू दिया है, वो इंटरव्यू इस तरीके का था कि उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो सारा का सारा बाहर निकल के आ गया। और एक परिवार को, मम्मी जी को और बेटे जी को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने सारी लाइन और लेंथ क्रॉस कर दिया है। और मैं सिर्फ उनसे बोलूंगी कि पवन खेड़ा जी, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपकी मेहनत करने से जो आपके शहजादे हैं उनको ताकत मिलती है। आपके सपने देखने से उनके सपने भी रंगीन होते हैं। वो भी जो है अपने आप को देख पाते कि हाँ, मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ, मेरे नाम की भी आगे प्राइम मिनिस्टर लगे। आपको कैसा लगा ये मजेदार जो एपिसोड हुआ है, ये मजेदार इंटरव्यू जो हुआ है, और जो मैंने आपको बहुत संक्षेप में बताया है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।